बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से सुपर फास्ट रिवीजन के तहत कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के आए हैं, जहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ की, तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। यूनिट फर्स्ट से फोर्थ को आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि मैंने बताई है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के नेम से। या फिर आपको प्लेलिस्ट खोजना नहीं आता तो आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बाय स्टडी विद स्वाति एमसीक्यू करके डाल देंगे तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के तहत हम लगभग 100 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जहाँ पर आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। वीडियो लाइक करें अगर पसंद आए, चीज़ें अच्छी लगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ बताए थे उन्हीं एमसीक्यूज़ में से कुछ अलग एमसीक्यूज़ हैं और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी यूनिट वाइज चीज़ों से, तो यहाँ पर हम वो चीज़ें लेकर के आए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, ये प्रश्न पूछ सकता है। या शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, तो सन 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या प्रारंभ हुआ। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकरण का जनक माना जाता है। पूछ लेंगे ऐसे ही क्वेश्चन कि वैज्ञानिकरण का जनक किसे माना जाता है, तो पेस्टोलॉजी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकरण का जनक, तो पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान किन दो विषयों का योग है, तो यह शिक्षा एवं मनोविज्ञान इन दो विषयों का योग है। या फिर पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान में कितने विषयों के योग को शामिल किया जाता है, तो 2 विषयों के योग को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुसियर या एजुसियरी स्पेलिंग देख लीजिएगा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना या विकसित करना। इसको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। ठीक है। और अगर हम बात करें यह किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, तो यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों साइकी एवं लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा है और लोगस का अर्थ अध्ययन करना या विज्ञान। ये है इन दोनों का अर्थ। पेपर में पूछ सकता है साइकी का अर्थ क्या है, तो आप टिक कर सकते हैं आत्मा का। या फिर ऐसे मल्टीपल पूछ सकता है कि लोगस का अर्थ, तो अध्ययन करना या विज्ञान। ये दोनों ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए, आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक आत्मा के विज्ञान से है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, कई सारी चीज़ें दे देंगे, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, मन का अध्ययन। तो आप टिक करना आत्मा के विज्ञान का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एवं लोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभ में मनोविज्ञान का क्रम कैसा था, तो देखिए पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर लास्ट में यानी अब जो है हम मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1912 में जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान बताया। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान किसने बताया, तो आप बताएंगे जेबी वॉटसन ने बताया। आंसर में 1-2 ऑथर स्किनर दे देंगे, रॉस दे देंगे और गैने दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे, तो आप वॉटसन टिक करना। या फिर पूछ सकता है 1912 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान
कब बताया गया, किस सन में, तो 1912 में बताया गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने हर तरह से घुमा के आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, तो बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह किसने कहा। तो इससे परिभाषाएं बहुत पूछा है, तो परिभाषाओं का एक लिस्ट मैं दिखा दे रही हूँ, उसे आप ध्यान दे दीजिएगा। उन परिभाषाओं को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे शिक्षा मनोविज्ञान संबंधी परिभाषाओं से ज़्यादातर आपके ऑथर्स पूछे जाएंगे कि यह किसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जैसे पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह किसने कहा है, तो यह J.M. स्टीफन या स्टीफन महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को रखा है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा है यहाँ पर जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। स्किनर की पूछी जा सकती है, जो मेन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। प्रश्न ऐसे पूछेगा, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह कथन किसका है, तो यह स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पर दो और परिभाषाएं हैं, एक तो है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन या व्याख्या करता है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इस तरह से आपसे परिभाषा दे देगा और कहेगा यह किसने कही है, और आपको ऑप्शन में नेम दे देगा। फिर कॉल सैनिक ने भी कुछ बताया है, इनकी भी परिभाषा आप देख लेना। तो क्रो एंड क्रो, कॉल सैनिक और बता दे रहे हैं स्किनर महोदय, ठीक है। और यहाँ पर जेम्स ड्रेवर और स्टीफन, ये 4 से 5 परिभाषाएं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपने और नए क्वेश्चन। तो परिभाषाएं हो गई, उसके बाद आया शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है, ये पूछ सकता है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो स्वरूप पूछेगा तो व्यापक बताएंगे, और प्रकृति पूछेगा तो व्यापक एवं जटिल, दोनों ऑप्शन दिया होगा, तो आप उस पर टिक कर देंगे। इस तरह से कुछ आप अपने MCQs में टिक करेंगे। 17 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है, यह पूछा है। तो बालक के सामाजिक, व्यवहार परक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास से सकारात्मक मानसिक और संवेगात्मक विकास से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन दे देगा और उपरोक्त सभी दे देगा, तो आप करेक्ट उपरोक्त सभी कर दीजिएगा। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं। 18 पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान में निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से पहलू होते हैं। तो विकास एवं वंशानुक्रम, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, मापन एवं मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षण विधियाँ, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इन्हें भी आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो 3-4 दे देगा, उपरोक्त सभी देगा अगर 3-4 देगा, और कुछ ऐसी भी चीज़ें जोड़ देगा जो इन पहलुओं में शामिल नहीं होगा, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्या है। तो यह बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना इसका प्रमुख कार्य है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में यही दे देगा कि व्यवहार में परिवर्तन करना, विकास करना, बालक का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, और दे देगा कि अधिगम प्रक्रिया करना। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन, प्रमुख कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का है व्यवहार में परिवर्तन, यानी बालक के व्यवहार में। 20 है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य जब पूछे तो बालक का सर्वांगीण विकास, प्रमुख कार्य पूछे शिक्षा मनोविज्ञान को तो व्यवहार में परिवर्तन, किसके, बालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, क्या है। तो देखिए व्यवहार का अध्ययन करना जो है गैरिसन महोदय के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान यह एक विधायक विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान की बात ऐसे दे दिया ऑप्शन में कि मनोविज्ञान है,
एक विधायक विज्ञान, एक शाखा है या एक व्यवहारिक अध्ययन है। तो यहाँ पर जब मनोविज्ञान लिख के देगा तो यह विधायक विज्ञान है। जब शिक्षा की बात होगी तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और चीज़ें। ये तो परिभाषाएं आ गई, आगे देख लेते हैं। इनसे हट करके परिभाषाएं हो गई। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हमारा 24 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्राणियों एवं पशु पक्षियों दोनों के ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दे देगा मनोविज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, प्राणियों का अध्ययन, प्राणी एवं पशु पक्षी दोनों का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि प्राणियों एवं पशु पक्षियों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो भी तब जब शिक्षा सिर्फ प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन शामिल, वह भी केवल शैक्षिक परिस्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान में हम प्राणी एवं पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में हम प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो भी शैक्षिक परिस्थिति में। 25 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण है कितने भागों में? तो 2 भागों में करेंगे, आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जर्वेशन या सब्जेक्टिव मेथड। तो ये हो गई शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4, 5। तो आप 2 बताएंगे, ऑप्शन में 2 रहेगा। और कभी कभी आपको ये दोनों विधियाँ दे देगा, ठीक है, इसके अलावा अलग विधियाँ दे देगा और आपको मतलब 3 दे देगा और एक उपरोक्त ए और बी करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियों के भाग हैं कितने हैं? तो 3 भाग हैं। ये पूछ सकता है आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियों के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 5 करके दे देगा, तो आप 3 को टिक करेंगे। कौन कौन से हैं? तो पहला आत्मनिष्ठ, निरीक्षण विधि या बहिर्मुखी अवलोकन या बहिर्दर्शन। देखिए, निरीक्षण विधि को ही हम बहिर्मुखी अवलोकन विधि या बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। तो इन दोनों में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या है। तो बहिर्मुखी अवलोकन करके दे देगा, बहिर्दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों टिक कर देना। कभी कभी सिर्फ एक दे सकता है या अदर विधियां देंगी, तो आप एक ही टिक करिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियों के 3 भाग हैं। पहला था आत्मनिरीक्षण, दूसरा है निरीक्षण और तीसरा है गाथा विवरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, आत्मनिरीक्षण विधि के अन्य नाम हैं। तो अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि या अंतर्मुखी अवलोकन। आत्मनिरीक्षण के अन्य नाम अभी जो मैंने बताए थे ऊपर वही हैं। ठीक है, 29 है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो प्राचीनतम विधि आत्मनिरीक्षण विधि है। ये भी आपके प्रश्न में पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है, तो आत्मनिरीक्षण विधि। 30 देख लेते हैं। इसका नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक से संबंधित है। पूछ सकता है कि आत्मनिरीक्षण विधि का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक किस प्रसिद्ध दार्शनिक से संबंधित? तो लॉक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। लॉक के अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना जो है आत्मनिरीक्षण कहलाता है। ये भी पूछ सकता है परिभाषा, इसलिए मैंने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, आत्मनिरीक्षण विधि अंग्रेजी के इंट्रोस्पेक्शन से बना है। इंट्रोस्पेक्शन 2 शब्दों इंट्रो और स्पेक्शन से मिलकर बना है, जिसमें इंट्रो का अर्थ भीतर या अंदर तथा स्पेक्शन का अर्थ झांकना। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है आत्मनिरीक्षण विधि अंग्रेजी के इंट्रोस्पेक्शन किस शब्द से बना है? तो इंट्रोस्पेक्शन से बना है। तो इंग्लिश में तो आप जान ही जाएंगे। आपसे पूछेगा इंट्रोस्पेक्शन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ऑप्शन में ये दोनों एक साथ अलग अलग दे देंगे। ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप इंट्रो प्लस स्पेक्शन से मिलकर बना है, जिसमें इंट्रो का अर्थ होता है भीतर या अंदर, ठीक है, और स्पेक्शन का अर्थ होता है झांकना। तो इस तरह से अंतर्दर्शन का अर्थ है व्यक्ति स्वयं अपने मन का अध्ययन करता है, यानी अपने अंतर्दर्शन में झांकता है। फिर है अंतर्दर्शन विधि की अवस्थाएं कितनी हैं? तो
3 है जो कि मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर ये हैं, ठीक है। आत्मनिष्ठ या अंतर्दर्शन विधि इसी का नाम है, तो इसकी 3 भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है शाब्दिक अर्थ में इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है इंट्रोस्पेक्शन का, तो अपने अंदर या भीतर झांकना ही इंट्रोस्पेक्शन का शाब्दिक अर्थ है। वुडवर्थ ने इसे स्वावलोकन कहा है। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि स्वावलोकन किसने कहा है, तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। यह किसने कहा, यह परिभाषा भी पूछ सकता है कि अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। यह किसकी परिभाषा है, यह किसने कहा है, तो स्काउट ने यह कहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी एन झा ने आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है, ये कहा है। तो इस तरह से ये भी परिभाषा दे सकता है और आपसे पूछेगा किसने कहा, तो बी एन झा ने कहा है। तो आप इन परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख ले, 10 नहीं सॉरी, यहाँ पर 40 है, ठीक है। निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स में इस अवलोकन के 2 भाग हैं, यानी निरीक्षण विधि अवलोकन के 2 भाग हैं। पहला क्या है, नियंत्रित अवलोकन, दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन का अन्य नाम प्रयोगात्मक अवलोकन है। पूछ सकता है कि प्रयोगात्मक अवलोकन का अन्य नाम क्या है, तो नियंत्रित अवलोकन है। और पूछेगा प्राकृतिक अवलोकन किसे कहा जाता है, तो यह अनियंत्रित अवलोकन को कहा जाता है। तो इस तरह से निरीक्षण विधि अवलोकन से 2 चीज़ों को पूछ सकता है। फिर आए गाथा विवरण विधि, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाथा विवरण विधि की, तो इसको उपाख्यान विधि भी कहते हैं। पूछ सकता है कि उपाख्यान विधि किसे कहते हैं, तो गाथा विवरण पद्धति या विधि को हम उपाख्यान विधि भी कहते हैं। कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है गाथा विवरण विधि या पद्धति का अन्य नाम, तो उपाख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फिर पूछा है 43 है, किसी विधि या पद्धति को सुनकर मनोविज्ञान एक लेख तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। यह किस विधि के अंतर्गत आता है, तो यह गाथा या उपाख्यान विधि के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये पक्का है कि पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आई उसके बाद वस्तुनिष्ठ विधियों के प्रकार, तो वस्तुनिष्ठ विधि यानी ऑब्जेक्टिव मेथड की बात करें तो इसके पूछ सकता है भाग कितने हैं, तो 6 भाग हैं। 6 से 7 नहीं भाग हैं, सिर्फ 6 भाग हैं। पहला है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है जीवन इतिहास विधि, तीसरा है उपचारात्मक या निदानात्मक विधि, चौथा है मनोविश्लेषण विधि, विकासात्मक विधि और तुलनात्मक विधि। तो चलिए हम इनके बारे में भी थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत पहला है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि से प्रश्न कैसे पूछ सकता है, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो इसमें पूछेगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिस विधि का प्रयोग किया गया वह है प्रयोगात्मक विधि। कई सारी विधियां दे देगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित है, ये पूछ सकता है। और या फिर ये पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग या मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया, तो वुंट महोदय ने किया। या फिर पूछ सकता कब किया गया, तो 1879 में किया गया। विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। विशेषता में विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, उनका गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से विवेचन किया जा सकता है। यह विधि वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है। कौन सी विधि वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है, तो प्रयोगात्मक विधि। यह प्रमाणित होती है क्योंकि इससे निष्कर्ष निकलता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ गई हमारी जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री या स्टडी मटेरियल। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार है ये, ठीक है। पहली है जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, यह किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। फिर है किस विधि को नैदानिक विधि कहते हैं,
तो जीवन इतिहास विधि को हम नैदानिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत निदान यानी किसी समस्या का पता लगाया जाता है। पता लगाना ही निदान कहलाता है, ठीक है। तो या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निदान विधि का अन्य नाम क्या है, तो जीवन इतिहास विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया है किसी भी बालक, व्यक्ति या प्रौढ़ की विलक्षणताओं अथवा सामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाने हेतु और उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने हेतु नैदानिक या जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। फिर आ जाएगा उपचारात्मक विधि यानी रिमेडियल मेथड। इसकी बात करें तो समस्या के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने की विधि उपचारात्मक विधि कहलाती है। प्रश्न पूछ सकता है, समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उसको दूर करने की विधि कहलाती है। तो उपचारात्मक, निदानात्मक, नैदानिक या फिर अदर कोई भी दे सकता है, तो आप लगाइएगा उपचारात्मक विधि। फिर है किस विधि को चिकित्सीय विधि कहते हैं, तो उपचारात्मक विधि को हम चिकित्सीय विधि कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। फिर अगला है मनोविश्लेषण विधि, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछता है। साइको एनालिटिक मेथड, सबसे पहले तो पूछ सकता है कि मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं कौन है, या मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड, या जिसे आप फ्रायड के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने ही मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया, यही इनके जनक हैं। नेक्स्ट देखते हैं और इसके प्रश्न। फिर आगे दिया है 57 नंबर पे, किस विधि द्वारा व्यक्ति के चेतन मन एवं अचेतन मन दोनों की जानकारी प्राप्त होती, ये भी पूछ सकता है, तो यह मनोविश्लेषण विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंटल मेथड, इससे भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसे हम जेनेटिक विधि कहते हैं या जननी विधि कहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है जेनेटिक विधि का अन्य नाम क्या है, तो विकासात्मक विधि, या फिर विकासात्मक विधि का अन्य नाम क्या है, तो जननिक विधि दे सकता है या फिर जेनेटिक विधि दे सकता है, कोई दे सकता है इन दोनों में, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दिया है हमारा, इस विधि के द्वारा व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसे विकासात्मक विधि या जेनेटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न दे सकता है कि किस विधि में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है, तो वह विकासात्मक विधि या जेनेटिक मेथड कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न कर सकता है कि बालक के विकासात्मक दोषों का पता लगाने वाली विधि है, तो यह विकासात्मक विधि या जेनेटिक विधि है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। फिर आई हमारी तुलनात्मक विधि। कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूह के व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं को जानने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्ति के समानताओं एवं असमानताओं को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कंपैरेटिव या तुलनात्मक विधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर पूछ सकता है वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ पूछ सकता है। वृद्धि का अर्थ है, तो वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना। शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है नॉर्मल से इसमें कि वृद्धि का अर्थ है, ऑप्शन में देगा कि फैलना या बढ़ना या विकसित होना या निरंतर चलते रहना, तो वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना। वृद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि का अर्थ। उसके बाद वृद्धि से अभिप्राय भी देख लेते हैं। वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न अंगों का मात्रात्मक परिवर्तन, यानी वृद्धि के अंतर्गत हम आकार, भार, लंबाई, ठीक है, और जो भी हमारे शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होंगे उनको हम लेंगे। उसके बाद आया विकास की बात। तो विकास शब्द अंग्रेजी के डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ बढ़ना, यानी शारीरिक रूप से नहीं, हमारा मानसिक रूप से बढ़ना विकास के अंतर्गत आएगा। अगर शारीरिक रूप आया तो वह वृद्धि के अंतर्गत आएगा। तो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आएगा मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि
विकास के अंतर्गत शारीरिक रूप से ना होकर मानसिक रूप से जो परिवर्तन आएगा वो विकास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं।